मेरे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत है। और ये अध्याय 6 का दूसरा भाग लेके आई हूँ। और इस अध्याय में भी हम जो अध्याय 6 का वो रिवीजन करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा इस अध्याय में आपके लिए ज़्यादा प्रमुख क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कई बार आपसे चर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उस समय जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में चर्च का बहुत बोलबाला था और उसका जन्म से लेकर कब्र तक लोगों के जीवन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। उसके अपने नियम होते थे, अपने न्यायालय होते थे, और यहाँ तक कि जो राजा होता था वो भी इन नियमों का पालन करता था। कई बार फिर चर्च के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि चर्च क्या क्या कार्य करता था। तो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों संबंधी नियम बनाना, चर्च की देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त करना, चर्च में धर्म उपदेश देना, सामूहिक प्रार्थना करना, विद्यार्थियों को शिक्षा देना, रोगियों और जो विधवाओं और अनाथों की देखभाल करना, विवाह की रस्मों को पूर्ण करना, और जो कोई धर्म के खिलाफ कार्य करता था उसके मुकदमे चलाना, उसको दंड देना। और जो चर्च जो था वो किसानों से टीत कर भी लेता था, जो कि किसानों के उपज का 10वां भाग होता था। तो ये तो थे चर्च के कार्य। कई बार ये 2 नंबर के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके बाद प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जो चर्च में वो कौन कौन लोग होते थे। तो जो पॉप के बारे में तो इससे पहले भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा गया है कि पॉप कौन होता था। पॉप जो वो चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था, उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और वह चर्च से संबंधित सभी प्रकार के नियमों को बनाता था। फिर उससे छोटा आर्क बिशप और फिर बिशप। तो इस तरह से ये था चर्च का संगठन। लेकिन बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि फ्रायर कौन थे, जो क्योंकि हमने देखा कि चर्च में बहुत सारे इस तरह के, जो हमने अभी संगठन के बारे में बात की, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो ईसा मसीह के जो संदेश को वो लोगों तक पहुंचाते थे अलग अलग माध्यम से। तो एक फ्रायर एक ऐसा उस समय एक तरह से फ्रायर होते थे जो मठों में रहने की अपेक्षा बाहर भ्रमण करते थे। और ये एक ऐसा ग्रुप था, मतलब ये मठों में नहीं रहते थे, ये बाहर घूमकर ईसा मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद अब प्रश्न आपसे कि हमने जैसे बात की थी कि यूरोप में मध्यकाल में नगरों का उत्थान हुआ था, जिसके कारण जो सामंतवाद था उसका भी अंत हुआ, और लोगों के ऊपर जो चर्च का प्रभाव था वो भी कम हुआ। तो अब कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि जो नगर के उत्थान के वो क्या कारण थे, यूरोप में नगरों का उत्थान किन कारणों से हुआ। एक तो कृषि का विकास, कि उस समय फसल की जो फसलें होती थी उसका उत्पादन भरपूर हुआ। तो फिर जब लोगों के पास आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न आए तो उसको बेचने के लिए उनको मंडी आदि की आवश्यकता पड़ी। तो पहले तो छोटी छोटी मंडियाँ बनी, उसके बाद फिर उन्हीं मंडियों ने नगरों का रूप धारण करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उस समय तक मध्यकाल में क्या हुआ कि बहुत सारे नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज की जा चुकी थी, और इन व्यापारिक मार्गों से क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो व्यापार था वो अलग अलग देशों के साथ किया जाने लगा, जिसमें कि इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, इन सारे देशों के साथ जब वहाँ पर व्यापार शुरू हुआ तो इससे भी नगरों का उत्थान हुआ। फिर धर्म युद्ध जो ईसाई और मुसलमानों के मध्य 1096 से 1272 के बीच में हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि इन धर्म युद्धों से यूरोपियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। जब मुसलमानों के देश में गए और वहाँ का जो उन्होंने भव्य महल और वहाँ पर जो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति थी उन सबको देखा, तो उनके विचारों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर नगर की स्वतंत्रता, कि क्योंकि नगरों में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता था। तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के लोग थे वो नगरों की तरफ जाने लगे। तो जब नगरों में जो मजदूरों की जो संख्या वो बढ़ने लगी, तो इस तरह से नगरों का उत्थान होना शुरू हो गया। तो ये तो थे नगरों के उत्थान के उस समय के कारण। अब बात करते हैं नगरों का महत्व, कि उस समय जो नगर थे उनका क्या महत्व रहा। तो अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो 13वीं शताब्दी तक यूरोप के अनेक नगर बहुत समृद्ध हो चुके थे।
और उस समय क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय नगर में जो लोग रहते थे, समृद्ध जो लोग रहते थे, उन्होंने राजा को वो कर देते थे, जिसके कारण राजा शक्तिशाली हो गया और इससे सामंतों की शक्ति का गहरा आघात लगा। क्योंकि जब राजा को उन्होंने कर दिया तो राजा ने बदले में उनको संसद में बैठने की अनुमति दी। तो इन अमीरों के शासन संबंधी सरकारी नीति को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की। तो मध्यकालीन नगरों का जो आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उस समय व्यापारी अपने फालतू माल का विदेशों में निर्यात करते थे और जो आवश्यक माल था उसका आयात करते थे, और इससे नगरों की समृद्धि में वृद्धि हुई। नगरों में लोगों की सुविधा के लिए अक्सर मेलों आदि का भी आयोजन किया जाता था। अब इसके बाद अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो उस समय ये माना जाता था कि जो नगर की जो हवा है वो स्वतंत्र होती थी और ये नगर, वहाँ पर सामंतों का कोई प्रभाव नहीं होता था। यहाँ पर लोग जो थे वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकते थे और अपनी मेहनत से वो किसी भी पद पर पहुंच सकते थे। कहने का अभिप्राय कि उनको अब यहाँ पर सामंत की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसा जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती थी उसके हिसाब से वो कार्य कर सकता था, और दूसरा उसके बदले में उसको मुद्रा आदि भी मिलती थी और उस मुद्रा के बल पर वो अपना जीवन जो था, वो जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ थी उसको खरीद सकता था। अगर सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो जो नगर के जो धनी लोग थे उन्होंने नगरों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे उद्यान लगाए, सड़क मार्ग और यातायात के साधनों का विकास किया। तो इस तरह से जो भवन निर्माण कला, चित्रकला और साहित्य को जो प्रोत्साहन मिला, तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में वहाँ पर आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। तो वास्तव में इसने यूरोप में पुनर्जागरण की आधारशिला तैयार की। तो इसके बाद कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता, क्योंकि वहाँ पर 14वीं शताब्दी में एक संकट आया था। तो उन संकट के बहुत सारे कारण रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वहाँ पर परिस्थितियाँ आई कि जिसके कारण यूरोप में थोड़ी सी फिर से अव्यवस्था आ गई थी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके बाद यूरोप में एक तरह से अशांति का काल कहा जाता है उसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसके कारण सारा अस्त व्यस्त हो चुका है। तो उसी तरह से यूरोप में भी ब्यूबोनिक नामक प्लेग फैला हुआ था। तो ये जो प्लेग था इसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक मंदी आ गई थी एक तरह से, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ था, क्योंकि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। क्योंकि जनसंख्या में कमी के कारण क्या हुआ, क्योंकि ये जो ब्यूबोनिक जो प्लेग थी ये ऐसी बीमारी थी कि जिस किसी को भी लग जाती थी उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। कि उसमें जो व्यक्ति था उसका जो, जिस व्यक्ति को ये बीमारी लगती थी, ये संक्रमण की बीमारी थी, उसका जो रंग था वो काला पड़ जाता था और इसलिए इसको काली मौत भी कहा जाता था। तो इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे जो मजदूर थे वो मृत्यु का ग्रास बन गए। तो जब मजदूरों की इस तरह से कमी आई तो उनकी जो मांग वो बहुत बढ़ गई। इसके चलते मजदूरों की दरों में 250% तक की वृद्धि होगी। दूसरी ओर मजदूरों की दरें बढ़ने और कृषि संबंधी मूल्यों में जब गिरावट के कारण सामंतों की आय बहुत कम होगी। इसके चलते उन्होंने मजदूर संबंधी कृषकों से किए गए समझौते का पालन बंद कर दिया, मतलब जो उनके बीच में डील हुई थी। तो इस कारण से कृषक और सामंतों के बीच में मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद है राज्यों का गठन। कौन से राज्य, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय राज्य, कि बहुत सारे इस तरह से यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। क्योंकि हमने पहले देखा था कि पहले किस तरह के राज्य होते थे कि राजा जिसमें एक तरह से शक्तिशाली नहीं होता था, वास्तविक जो शक्ति होती थी वो सामंत के हाथ में होती थी। लेकिन यहाँ पर 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। मध्यकाल में सामंतों का बोलबाला था, उनके पास असीम शक्तियाँ थी, लोगों में कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, सभी लोग अपने आप को सामंत के अधीन के क्षेत्र को ही अपना देश मानते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में परिस्थितियों में परिवर्तन आया और राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के कई बार कारण भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये राष्ट्रीय राज्य थे ये कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे राष्ट्रीय राज्य थे। अगर हम इनके उत्थान के कारणों का बारे में पता करें तो सबसे पहले तो जो कारण रहा वो रहा सामंतवाद का पतन।
जब सामंतवाद का पतन हुआ तो उस तरह से राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। और धर्म युद्ध के कारण भी, जैसे बहुत सारे जब सामंत मारे गए और कुछ विद्रोह में मारे गए, तो इस तरह से जब उनका पतन हुआ तो राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। दूसरा, चर्च का प्रभाव, कि मध्यकाल में जो चर्च था वो बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी। कहने का अभिप्राय कि हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि जो चर्च का और लोगों के ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ज़्यादा नियंत्रण था, कि मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर कब्र तक हर जो गतिविधि थी वो चर्च के अनुसार करता था। और उन्होंने अनेक सामाजिक परिवर्तन भी लाए, परंतु समय के साथ साथ चर्च जो थे वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। चर्च में अंधविश्वास फैलने लगा और लोगों का विश्वास अब चर्च से उठने लगा, ये भी एक कारण रहा। फिर उसके बाद वही धर्म युद्ध, कि जो मुसलमान और ईसाइयों के बीच में जो धर्म युद्ध हुए, इसमें बहुत सारे सामंत भी मारे गए, जिससे उनकी शक्ति भी कम होगी और राजा ने सामंत के ऊपर जो उसकी निर्भरता थी वो भी कम कर दी। फिर मध्य वर्ग का उत्थान, मेन जो राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए जो मध्य वर्ग था, धनी जो वर्ग था, उन्होंने राजा को जब धन आदि दिया तो राजा ने इसके बल पर अपने पास शक्तिशाली सेना का गठन किया और इस तरह से राजा अब सामंत पर निर्भर नहीं रहने लगा, अब वो आत्मनिर्भर बन गया। और फिर बहुत सारे शक्तिशाली शासक हुए 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जिन्होंने कि उस समय अपने आप को शक्तिशाली बनाया। वो सामंत की उससे आधिपत्य से या सामंत के प्रभाव से वो अछूते थे। तो इस तरह से जो शक्तिशाली शासकों का जो उत्थान था, ये भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक कारण बना। दूसरा, बहुत सारे विद्वानों ने इस तरह के लेख लिखे जिसमें कि उन्होंने चर्च में जो बुराइयां फैली हुई है उसके बारे में, और दूसरा जो उस समय जो सामंत में जो जिस तरह का वो भ्रष्टाचार कर रहे थे उन सबको जब उजागर किया, तो इस तरह से लोगों का सामंत से और चर्च से जब प्रभाव उठ गया तो उस तरह से भी राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।